आइए देखते हैं केमिस्ट्री। मैंने जैसा कि पिछले चैप्टर में बताया था कि हम सीखेंगे टेम्परेचर के बारे में और टेम्परेचर स्केल के बारे में। अब हम देखते हैं टेम्परेचर स्केल में क्या होता है। मैंने आपको बताया था टेम्परेचर के कारण यानी हीट की एनर्जी के कारण स्टेट कैसे बदलती है, जैसा कि पिछले चैप्टर में हमने देख चुका है। इस चैप्टर में देखेंगे कि हीट और टेम्परेचर में डिफरेंट क्या होता है और टेम्परेचर को मेजरमेंट कैसे करते हैं। इस टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के कई स्केल्स हैं और देखते हैं बारी बारी से कौन स्केल कब डेवलप की गई थी, और सभी साइंटिस्टों के नाम भी देखेंगे क्यों इसका नाम पड़ा है। और इन सभी स्केल में जैसा कि 4 स्केल होती है, सेंटीग्रेड होती है, रीमर होती है, फ़ारेनहाइट होती है, सेल्सियस होती है और केल्विन होती है। फिर इनमें देखेंगे रिलेशन क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और उसमें देखते हैं क्या है। लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हीट क्या है और टेम्परेचर क्या है। मैं आपको फिर से बता दूं कि टेम्परेचर और हीट में डिफरेंट क्या है। टेम्परेचर और हीट, क्योंकि जो हीट होती है ना वो टेम्परेचर के ही कारण बनती है। हीट हमेशा टेम्परेचर के ही कारण बनती है। अब कहेंगे कैसे, देखा जाए तो कुछ एग्जांपल्स लेके चलते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल है, उसको बेहतर समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि अगर हम एक चाय ले लेते हैं किसी के कप में, इस तरह से यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो मैटर है यानी कि ये जो चाय है इसका टेम्परेचर अगर हम एज्यूम कर मान लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस है और इसके बाहर का टेम्परेचर हम मान लेंगे कितना होगा, 25 डिग्री सेल्सियस है, जिसको हम लोग नॉर्मल टेम्परेचर मान के चलते हैं। अच्छा, यहाँ से समझने की कोशिश करेंगे। न्यूटन की कूलिंग लॉ ने बताया था, उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट हो जिसका टेम्परेचर हाई होता है वो लो टेम्परेचर की तरफ क्या करती, मूव करती है। कौन मूव करता है? टेम्परेचर मूव करता है। कौन? जिसका टेम्परेचर हाई होता है वो हमेशा हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर की तरफ मूव करता है। फॉर अगर एग्जांपल ले लेते, छोटा सा एग्जांपल, जैसे एक यहाँ नाली है, इस नाली में यहाँ तक पानी बह रहा है, इसका लेवल हाई है। इसके बगल में एक छोटी नाली है, उसमें पानी यहाँ तक बह रहा है। तो दोनों के लेवल में अंतर है। अगर किसी बाय द वे ये बीच का क्या है, वॉल है, सेपरेट कर रही है जो दोनों नाले को। अगर किसी कारणवश अगर हम इस नाले को, इस बीच वाली वॉल को अगर हम यहाँ से तोड़ देते हैं तो इसमें से पानी इसमें आएगा, हाई से लो की तरह ही फ्लो करेगा। लो से कभी भी हाई की तरह फ्लो नहीं कर सकता, क्योंकि इसका लेवल क्या है, कम है, और इसका लेवल क्या है, हाई है। तो कब तक जाएगा, जब तक कि दोनों का लेवल क्या हो जाए, बराबर न हो जाए। सेम एग्जाम्पल पे इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, इसका कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस है। लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर से हमेशा टेम्परेचर किधर फ्लो करेगा, लो टेम्परेचर। कब तक? जब तक कि इक्वल बेरियम स्टेट में न आ जाए, यानी कि जब तक कि दोनों का टेम्परेचर इक्वल न हो जाए। इसको छोड़ देते हैं। हमारी पॉइंट क्या है कि जब इसमें से टेम्परेचर निकल कर इधर जाने लगा, जब तक टेम्परेचर इसमें था तब तक वो टेम्परेचर था, और जो टेम्परेचर इसमें से निकल चुका है वो हीट हो गया। समझिएगा बात को। जो टेम्परेचर इसमें था वो टेम्परेचर था, और जो टेम्परेचर इसमें से निकला है ना वो क्या हो गया, हीट हो गया। बस इस बात को हमेशा याद रखना। टेम्परेचर और हीट में डिफरेंट क्या होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट में टेम्परेचर अपने में है तो टेम्परेचर बाहर अगर निकल गया उसमें से वो हीट हो गया। अब देखेंगे इसकी डिफिनेशन क्या होती है। अगर हम यहाँ से आगे चलने की कोशिश करें तो यहाँ देखते हैं तो हीट क्या है। मैं पहले हीट को ही लिखूंगा, ठीक है। हीट इज ए थर्मल एनर्जी,
थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस बाय द डिफरेंट ऑफ टेम्परेचर, जो टेम्परेचर के डिफरेंट के कारण क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। अगर दो ऑब्जेक्ट में अगर टेम्परेचर सेम है तो उसमें से हीट एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं होनी है, याद रखिएगा। इसका जो यूनिट होती है क्या होती है, कैलोरी होती है। इसको तो बाद में पढ़ने ही लेना है। अब हमको देखना है टेम्परेचर क्या है। टेम्परेचर हमेशा, जैसे मैं इस ऑब्जेक्ट को बता दूं, एक ऑब्जेक्ट ले लिए हैं, इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है। इसके बगल में एक और ऑब्जेक्ट है, उसका कितना है, 120 डिग्री सेल्सियस है। इसके बगल में 50 डिग्री सेल्सियस का एक टेम्परेचर है। 3 टेम्परेचर है। तो हीट किधर से किधर ट्रांसफ़र होगी, हीट ट्रांसफ़र होगी 100 में से 50 में, 120 में से 100 में। अच्छा, क्यों इधर से इधर क्यों नहीं ट्रांसफ़र हो सकता, क्योंकि इसका टेम्परेचर बता रहा है कि हीट को ट्रांसफ़र किधर होना है। तो हमेशा लिखेंगे कि टेम्परेचर इज ए फिजिकल काज which define the direction of transferring heat। यानी कि जो ट्रांसफ़र हो रही है उस हीट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है कि यानी ये किस डायरेक्शन में जाएगा। हमने सीख लिया टेम्परेचर क्या है, हीट क्या है। अब हम जानेंगे टेम्परेचर की फिजिकल स्केल यानी इसकी यूनिट क्या है। इसकी यूनिट बहुत सारी है, 4 यूनिट है। अब देखेंगे 4 यूनिट में कैसे कैसे वर्क होता है, उनमें रिलेशन क्या और उस पर न्यूमेरिकल कैसे लगते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहली पॉइंट्स, टेम्परेचर की फिजिकल स्केल। अब देखा जाए, पहले देखेंगे कि सबसे पहले टेम्परेचर के बारे में बहुत सारे साइंटिस्ट आए, ठीक है। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था, पहला सर्वप्रथम डेनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट। कब? 1724 में, 1724 में। इन्होंने बताया, पहले काम क्या किया, इन्होंने एक इस तरह से लिया टेस्ट ट्यूब, जिसके निचले सिरे पर Hg रखा गया था। Hg मतलब मर्क्यूरी। उन्होंने क्या किया, जब इस पे रखा गया था, फिर इसको इन्होंने फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, यानी कि ऐसे टेम्परेचर पे टच कराया जहाँ पे बर्फ़, ये पानी किस में कन्वर्ट हो जाता है, बर्फ़ में। तब इन्होंने देखा कि उसको इन्होंने 32 माना था। किसने माना था? फ़ारेनहाइट ने। फिर इस पानी को, यानी कि H2O को ही, पानी को कहाँ लेके चले गए, बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि इतना गर्म किए कि पानी क्या हो गया, बॉयल होने लगा, यानी कि वो वेपर में कन्वर्ट होने लगा। और उसको इन्होंने कहा कि हम 212 मानेंगे, यानी इसकी पीक पॉइंट यानी F जो है कितना था, 212। इन्होंने कहा कि हम इसको 180 बराबर भागों में डिवाइड कर देंगे, और इसको इन्होंने क्या किया, बराबर भागों में डिवाइड कर दिया।
इस तरह से कितने बराबर भागों में 180। और उन्होंने कहा कि इसका एक पार्ट, एक स्टेप जो है 1 फ़ारेनहाइट होगा। तो उन्होंने कहा कि हम कहाँ से कहाँ तक चले हैं, तो उन्होंने बताया यहाँ से 180 बराबर इक्वल भागों में डिवाइड किए थे। तो 1 फ़ारेनहाइट बराबर हुआ F-32, यानी कि डिस्प्लेसमेंट देखना है कितना हुआ था। तो डिस्प्लेसमेंट, लास्ट डिस्प्लेसमेंट कितना है, पॉइंट कितनी है 212, यानी कि इसको F मान सकते हैं। शुरुआत यानी कि इनिशियल पॉइंट को हम घटा देंगे, कितना 32, कितने भागों में डिवाइड हुआ 180 में। ये फ़ारेनहाइट है। एक डिवाइडेंट यानी एक खाना क्या है, एक स्टेप क्या है, 1 फ़ारेनहाइट है। फिर इसके बाद आए एक और साइंटिस्ट जिनका नाम था र्यूमर। अब वो क्या किए, इनका नाम पूरा मैं लिख दूं यहाँ से, सेकेंड वाला, फर्स्ट, सेकेंड है, इनका नाम है रेने एंटोनी फरकाल्ट डी र्यूमर। और कब इन्होंने काम किया, 1730 में। इन्होंने क्या काम किया से, अच्छा ये कितने टेम्परेचर पे लेके गए थे, 760 mmHg प्रेशर पे इन्होंने काम किया था, 760 mmHg। इनकी बात करते हैं, सेम वही साइज, इन्होंने भी बनाया इस तरह। यहाँ पे इन्होंने रखा Hg को, मर्क्यूरी को, इन्होंने भी कितना 760 mmHg प्रेशर पर क्या किया, इसको पहले फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि जब पानी बर्फ़ में जम जाता है उस पे इसको टच कराए। ये कहे कि हम इसको 0 मानेंगे, जबकि फ़ारेनहाइट कितना माने थे, 32 माने थे। ठीक है, ये 0 माने, और लास्ट वाली पीक पॉइंट को ये कहे कि हम 80 मानेंगे। यानी कि इनिशियल को उन्होंने जिस पे पानी बर्फ़ जम जाता है उसे 0 माना, जिस पे उबलने लगता है, बॉयल होने लगता है, उसे 80 माना। जबकि डिस्प्लेसमेंट यहाँ से जो Hg है उसका क्या है, डिस्प्लेसमेंट तो सेम होगा। इन्होंने कहा हम इसको 80 भागों में डिवाइड करेंगे। तो इन्होंने कहा कि हमारा जो होगा R बराबर कितना होगा, R माइनस, यानी टोटल पीक पॉइंट क्या है, R है, इनिशियल पॉइंट कितना है, 0 है, कितने भागों में डिवाइड किए, 80। ये टोटल डिस्प्लेसमेंट है। अगर हम इसको भी 80 भागों में देखें तो हम कहेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 इस तरह से इन्होंने बनाया था। एक खाना मतलब एक र्यूमर, एक खाना एक फ़ारेनहाइट। पारे का बराबर पारा भी था, बाहरी प्रेशर भी सेम था, तो अंतर क्या हुआ, दोनों का डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, सेम होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि F-32 बटा 180 बराबर R-0/80। ये दोनों रिलेशन है, किसके किसके बीच में है, ये रिलेशन जो है फ़ारेनहाइट और र्यूमर के बीच में है। ठीक है, अब चलते हैं कुछ और भी, जैसे 2 साइंटिस्टों के बारे में मैंने बता दिया, किसके, फ़ारेनहाइट और र्यूमर के बारे में। अब देखते हैं 2 साइंटिस्ट और हैं, ठीक है, उनके बारे में देखा जाए तो इसको रफ करें। हम चलते हैं फिर
एक साइंटिस्ट थे एंडर सेल्सियस। कब? इन्होंने काम किया था 1742 में, यानी कि 1742 में इन्होंने काम किया। इसको नीचे लिख दिया जाए और क्लियर आपको दिखेगा। एंडर सेल्सियस, इनका काम का ये तीसरे साइंटिस्ट थे। कब? 1742 में। अब देखिए इन्होंने क्या काम क्या किया था, डेवलप क्या किया था। फिर वही फ़ारेनहाइट वाली थ्योरी लेके ये भी चले थे। यहाँ से यहाँ रख दिया Hg। अब इस Hg कितने टेम्परेचर पे? 760 mm Hg पे प्रेशर पे लेके चले। पहले इसको, यानी कि जिस टेम्परेचर पे पानी बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाता है, जम जाता है, उस पे टच कराए तो पारा सिकुड़ गया, जिसको क्या माने? 0। ये इनिशियल 0 माने। फिर इसको बॉइलिंग पॉइंट, यानी जिस पे पानी क्या होता है, उबलना शुरू हो जाता है, वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, उस पे टच कराए। इसको कितना इन्होंने माना था? 100। अब इसको 100 तो माना, इसको 100 बराबर भागों में बांटे। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। इस तरह से छोटे छोटे डिवाइडेंट में भाग कर दिए इन्होंने। और एक खाना को इन्होंने कहा था कि एक क्या है? सेल्सियस है। अच्छा, सेल्सियस तो है नहीं पहले, क्योंकि इनका नाम क्या है? सेल्सियस से रखा ही नहीं था, इन्होंने सेंटीग्रेड नाम रखा था। क्यों सेंटीग्रेड नाम रखा था? देखिए, सेंटीग्रेड लैटिन इंग्लिश है। सेंटी माने होता है 100, यानी कि जिसको 100 भी कह सकते हैं। ग्रेड माने होता है स्टेप, ठीक है। 100 स्टेप में इन्होंने डिवाइड कर दिया, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया था? सेंटीग्रेड रखा गया था। तो इन्होंने कहा कि C-0/100। क्यों? क्योंकि इनिशियल को 0 माना था, पीक पॉइंट को C यानी कि 100 माना था, यानी कितने भागों में इन्होंने डिवाइड किया था? 100 पार्ट में, 100 स्टेप में। ये कब डेवलप किए थे? 1742 में, ठीक है। 1744 में ये क्या हो गए? एक्सपायर हो गए। जबकि 1742 में जो इनका नाम रखा गया था, 1742 में जो नाम रखे थे, वो सेंटीग्रेड रखे थे। एक स्टेप को 1 सेंटीग्रेड का 1742 में बनाए, 1744 में एक्सपायर करके, फिर 1948 में, यानी कि कहेंगे 1948 में रिनेम, इनके मरने के बाद, क्योंकि ये कब मर गए थे? 1744 में एक्सपायर कर गए, बनाने के 2 साल बाद एक्सपायर कर गए। फिर इनको 1948 यानी 1948 में इन्होंने सेंटीग्रेड को ही रिनेम करके क्या बना दिया गया था? सेल्सियस। यानी कि इनके मरने के बाद इन्हीं के नाम से सेंटीग्रेड को क्या बना दिया गया था? सेल्सियस बना दिया गया था। अगर अब आपसे कहा जाए कि सेंटीग्रेड सेल्सियस में क्या अंतर है, कोई डिफरेंट नहीं, एक ही साइंटिस्ट का डेवलपमेंट है, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था, उन्होंने नाम रखा था, साइंटिस्ट ने खुद का नाम रखा था इसका स्केल का सेंटीग्रेड, जबकि इनके मरने के बाद इसी को इनके नाम से रख दिया गया। क्या हो गया था? सेल्सियस हो गया था। अच्छा, इनकी बात खत्म करते हैं। फिर एक और साइंटिस्ट आए, इनकी कहानी थोड़ी अच्छी है, जिनका नाम था लॉर्ड केल्विन। लॉर्ड केल्विन कब? 1848, यानी कि 1848 में। ये किसको लेके चले थे? केल्विन किसको लेके चले थे? कैनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर, यानी कि H2O की। अब देखा जाए इन्होंने कैसे डेवलप किया था।
थोड़ा सा इसको समझेंगे। अच्छा, यहाँ भी इसको मैं रिलेशन लिख दूँ तो बेहतर रहेगा, क्योंकि यहाँ तीनों लोगों का रिलेशन ख़त्म हो जाएगा। मैंने बताया था कि F माइनस 32/180, इसी के बराबर मैं लिखा था R माइनस 80 और 0/80 बराबर C माइनस 0/100, या इसको ये भी कह सकते हैं कि F माइनस 32/180, R में से 0 जाएगा, कोई फ़र्क नहीं, R/80 C/100। ये फार्मूला याद रख लीजिए। अगर ये याद हो गया, आपका न्यूमेरिकल किसी चांस में फंस नहीं सकता। अब देखते हैं केल्विन की थ्योरी क्या थी। उन्होंने क्या किया था, माइक्रोस्कोप के बेस से उन्होंने देखा था, उन्होंने लिया था पानी इस तरह से, एक बॉक्स, मतलब मान लीजिए कोई कंटेनर है, इसमें देखा कि छोटे छोटे पार्टिकल्स थे, किसके, H2O के। तो इन्होंने देखा कि 25 डिग्री सेल्सियस पे जब इन्होंने देखा तो कहा कि इसके जो है, इसके पार्टिकल्स को देखे तो मूव कर रहे थे, इसका मतलब उसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। तो उन्होंने कहा था इस पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है क्या होगी। तो उन्होंने क्या किया था, इसको क्या किया, ठंडा किया। ठंडा करने पे क्या होता है, इसकी जो एनर्जी होती है बाहर निकल जाती है, और किसी की जब एनर्जी बाहर निकल जाए, काइनेटिक एनर्जी बाहर निकलने लगेगी, तो इसके पार्टिकल्स पास आएंगे। पास आते थे, इनका जो IMF, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसके कारण पार्टिकल पास आने लगते हैं और जमने लगते हैं, जिसको हम कहते हैं जमना। वो छोड़ दीजिए, उसकी कोई बात नहीं है। हम बस इतना कह रहे हैं कि जब इसमें से ठंडा किया गया, हीट एनर्जी निकल गई, यानी काइनेटिक एनर्जी जब निकलने लगी, तो इनकी जब एनर्जी कम हो गई तो धीरे धीरे रेस्ट में आने लगी, स्टेबल होने लगे। तो इन्होंने क्या किया, टेम्परेचर को कम किया, यानी कि 10 डिग्री सेल्सियस पे जब लाए तो इन्होंने देखा कि यार इसका तो टेम्परेचर यानी कि स्टेबल होने लगे, लेकिन कंप्लीटली स्टेबल नहीं थे। फिर 0 पे लाए, तब भी स्टेबल नहीं हुए। -10 पे लाए, -10 डिग्री सेल्सियस, तभी स्टेबल नहीं हुए, यानी कि कुल मिला के इसकी काइनेटिक एनर्जी को 0 करना चाहते थे। यानी कि फाइनली जब -273.156 डिग्री सेल्सियस पर लेकर गए, तब देखिए कि जो कंटेनर के अंदर जो पानी है उसकी काइनेटिक एनर्जी टोटल 0 हो गई, यानी उसके पार्टिकल जहाँ थे वहीं पे क्या हो गए, स्टेबल हो गए। यानी कि काइनेटिक, यानी कि कह सकते हैं, और जिसको उन्होंने माना, क्या माना, 0 केल्विन। 0 केल्विन वो टेम्परेचर है जिस पर H2O के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। सीधे समझिए, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं। एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब कोई पूछे कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या है, तो कहेंगे एब्सोल्यूट टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर है जिसमें पानी के कणों की, यानी सब्सटेंस की जो काइनेटिक एनर्जी हो जाती है वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, यानी कि कंप्लीटली वो क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाते हैं। तो इसको जैसे जैसे इसका टेम्परेचर माइनस किए, कम किए, जब स्टेबल हो उसको क्या मान लिया, 0। इसको अगर हम और बढ़ाते हैं तो सीधे लिख दें कि K बराबर होता है C प्लस 273.156 डिग्री सेल्सियस, क्या निकालने के लिए, केल्विन में। ये हमारे पूरे जो है इसकी स्केल है। अभी हमने स्केल को समझ लिया, इस पे 1-2 छोटे न्यूमेरिकल लगाते हैं, तब इसके बाद देखा जाए कंसेप्ट क्या है। ठीक है, तो इनके मैंने रिलेशन आपको यहाँ बता दी, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है और मैं इसको मिटाऊंगा नहीं।
देखा जाए क्या रिलेशन बनता है, कैसे न्यूमेरिकल लगते हैं। न्यूमेरिकल देख लेते हैं इस पे। जैसा कि इसमें इसको मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, f माइनस 32 180 r बाई 80 प्लस c बाई 100 एक फार्मूला, और दूसरा फार्मूला है k इज इक्वल टू c प्लस 273.156 डिग्री सेल्सियस। बस दो ही फार्मूले हैं इसके। पहला देखते हैं न्यूमेरिकल। फाइंड द नंबर ऑफ Reaumur in 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, यानी र्यूमरों की संख्या बताइए, है ना। या लिख सकते हैं फाइंड द र्यूमर भी कह सकते हैं इन 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। अब यहाँ पे ध्यान ये देना है कि फाइंड द र्यूमर, यानी कि आपको र्यूमर आर आपको फाइंड आउट करना है किसमें, और क्या दिया है, सी का मान दिया है कितना, 40 डिग्री सेल्सियस। अगर हम कोई ऐसा फार्मूला बनाएं जिसमें ये दोनों आए तो वो हमारा फार्मूला होगा यहाँ से R बाई 80 बराबर C बाई 100। 0 से 0 कैंसिल आउट, R की वैल्यू हमको निकालनी है, बाई 8 बराबर C की वैल्यू दिया है 40 बाई 10। 0 से 0 कैंसिल आउट, ये उधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो R इज इक्वल टू 4 इंटू 8 R इज इक्वल टू 32 र्यूमर। ये र्यूमर हमको निकाल दिया है ना। तो अब हम देखते हैं, र्यूमर को हमने निकाल ही लिए, यानी कि कह सकते हैं कि 40 डिग्री सेल्सियस में 32 र्यूमर होते हैं। ठीक है, एक और न्यूमेरिकल देख लिया जाए। हमने तो र्यूमर को निकाल दिया है, अब र्यूमर से हम फ़ारेनहाइट को भी निकाल देते हैं, इसी टेम्परेचर को निकाल देते हैं, मुश्किल नहीं है। तो फाइंड द, इसको फ़ारेनहाइट कर दीजिए, इन 40 डिग्री सेल्सियस, इसी सवाल को निकाल देते हैं। तो यहाँ से ध्यान देंगे, इसकी ज़रूरत नहीं। तो लिखेंगे आपको F निकालना है और C का मान दिया है 40। रिलेशन देखेंगे ये दोनों, तो F माइनस 32 180 बराबर हो जाएगा C बाई 100। 0 से 0 कैंसिल, F माइनस 32 80, C का मान दिया है 40 बाई 10। 0 से 0 को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। अब ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे इसको, तो F माइनस 32 बराबर इसका 18 का 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका हो जाएगा 72, है ना। अब हम इसको 72 निकाल दिए, तो F बराबर देखेंगे ध्यान से, F इधर माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि 72 प्लस 32, यानी कि F इज इक्वल टू हो जाएगा 2 to 4 और 1 4।
यानी कि 40 डिग्री सेल्सियस में जो होता है अप्रॉक्स में माना जाएगा तो कितना हो जाता है 110 फ़ारेनहाइट। ठीक है, अब देखते हैं इसी में से, जैसे कह दिया कि 40 डिग्री सेल्सियस में हमको क्या निकालना है, केल्विन निकालना है। तो फाइंड द केल्विन इन 40 डिग्री सेल्सियस में। ये हमारा आंसर था, इसको अब मिटा देते हैं। तो केल्विन के लिए मैंने आपको यही फार्मूला दिया है, केल्विन से सी का रिलेशन। ठीक है, तो के बराबर हो जाएगा 40 + 273.156 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इसको ऐड कर देंगे तो के = हो जाएगा 0.156 और इसका हो जाएगा 3.1 और ये हो जाएगा 3, यानी 313.156 डिग्री सेल्सियस। ये हमारे टेम्परेचर को बदल दिए। लेकिन अब हमें एक और क्वेश्चन देखना है। केल्विन, इसको सेल्सियस में ना करिए, इसको हम कह देंगे ये ना 40 र्यूमर को, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कह रहा फाइंड द केल्विन इन 40 र्यूमर टेम्परेचर। अब ध्यान से देखिएगा, मैंने यहाँ बताया है कि केल्विन कहाँ सी से केल्विन में कन्वर्ट होता है और हमने क्या दिया है, र्यूमर दिया है, यानी कि र्यूमर से केल्विन में कन्वर्ट करना है। लेकिन हमने ऐसा फार्मूला नहीं बताया। हमारे पास दो ऑप्शन है कि र्यूमर को पहले सेल्सियस में बदल दिया जाए, सेल्सियस को केल्विन में बदल दिया जाए। ये हमारे लिए इजी होगा। हम देख लेते हैं इसको भी। तो पहले इसको र्यूमर में बदल दिया जाए इन दोनों को, तो लिखेंगे R/80 बराबर C/100, या लिख सकते हैं 40/80 बराबर C/100। 0 से इसको भी रहने देते, इसको काट देते हैं, 2 बार चला जाएगा तो लिख देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2C बराबर 100, तो C बराबर हो जाएगा 50 डिग्री सेल्सियस। अब हमारा C सेल्सियस में आ गया। अब हम इसमें केल्विन में कन्वर्ट कर देंगे तो केल्विन बराबर हो जाएगा C + 200 156। इसको जोड़ देंगे तो के बराबर हो जाएगा 50 + 200 73.156, यानी कि लिख देंगे के बराबर हो जाएगा, इसको लिखेंगे 300 और इसका हो जाएगा 23.156 डिग्री और केल्विन। केल्विन है ये, तो इसमें क्या बनाना है, ये हमारे केल्विन में हो गए। अब एक क्वेश्चन और थोड़ा देख लिया जाए, छोटा सा न्यूमेरिकल। फाइंड a temperature at which Fahrenheit and सेल्सियस, चूँकि आपको पता है कि सेल्सियस और सेंटीग्रेड दोनों एक ही हैं, आर सेम। अब देखते हैं F की वैल्यू कितना है, x है, C की वैल्यू क्या है, x है। कहेंगे क्यों, क्योंकि दोनों क्या लिखा है, फाइंड टेम्परेचर, एक ऐसा टेम्परेचर फाइंड आउट करो एट विच, माने जिस पर फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस आर सेम, दोनों सेम है। फिर वही यानी कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को लेके चलेंगे। F -32 180 और सेल्सियस का है C/100, 0 से 0 को कैंसिल आउट कर देंगे। F
इसको एफ की जगह क्या मान लिया जाए, एक्स माइनस 32/180, अरे सिर्फ 18 बराबर सी बाई 10। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका तो जाएगा 10x माइनस 32, इसका इसमें 10 का x में मल्टीप्लाई होगा 10x माइनस 32 का 10 में मल्टीप्लाई होगा तो 320 हो जाएगा। इसका हो जाएगा, इसको c की जगह हम भी x रख दें तो हो जाएगा 18x। x को एक तरफ, वेरिएबल को एक तरफ, कांस्टेंट को एक तरफ अगर करते हैं तो इसको इधर कर दें, यानी कि हो जाएगा, इसको इधर रहने दें, उसको कर देते हैं तो -3, इसी को कर दे 10 माइनस 18x बराबर 320। इसमें से माइनस कर देंगे तो 18x में से अगर 10x चला जाएगा तो हो जाएगा -8x बराबर 320। तो x बराबर हो जाएगा 320/8 माइनस कैंसिल कर देंगे तो हो जाएगा 40 डिग्री सेल्सियस और 40 फ़ारेनहाइट, क्योंकि एक ऐसा ही टेम्परेचर है -14 और -14 जिस पे दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में, उसमें देखते हैं ढेर सारी कंडीशन क्या क्या होती होंगी। उसके बाद आपको केमिकल रिएक्शन तब पढ़ाएंगे जब आपको प्योर मैटर पढ़ाएंगे तब।